हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इसमें बेसिकली हमारे पास तीन अलग अलग टाइप के जो टॉपिक्स हैं हम लोगों को स्टडी करने होते हैं। पहला होता है एपी, यानी कि इसका फुल फॉर्म बेसिकली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपने अपने छोटे क्लासेस में भी जरूर से पढ़ा ही होगा इस चीज को। सेकंड होता है जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो जनरली 11th के टॉपिक्स में, 11th क्लास में मैथमेटिक्स के एनसीईआरटीज में गिवन है। तो अगर आपने 11th क्लास में मैथमेटिक्स को आप नहीं किया था तो हो सकता है देयर मे बी अ चांस दैट आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जीपी से फेमिलियर ना हो। एंड थर्ड जो होता है हमारे पास वो होता है एचपी। एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ये 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जनरली जो आईआईटीज के एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं उनमें जनरली ये जो टॉपिक है वो आता है। आपके करंटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स बन जाते हैं, आपको एक एपी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से एंड काफी ज्यादा इस पे आपको जो है वो ग्रैब होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, जीपी जो है वो भी आपको काफी अच्छे तरीके से आना चाहिए। एचपी के आप बेसिक्स को समझ करके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके बाकी जो डिफिकल्ट पार्ट है या फिर बहुत ज्यादा डीप में हम लोगों को एचपी में जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली एपी, जीपी एंड एचपी का थोड़ा सा पोर्शन जो है हम लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज में पूरी तरीके से कवर करना है। ठीक है, तो हम लोगों का फ्लो क्या रहने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीज का, बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें ऑलरेडी हम लोगों के पास तीन अलग अलग टॉपिक जो है वो जो हम लोगों को स्टडी करने हैं। तो हमारा फ्लो क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टडी करेंगे फॉर दोज हु आर नॉट फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। एंड थोड़ा बहुत अगर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो रिवीजन की जरूरत है आपको कॉन्सेप्ट की, तो हम लोग पहले एपी से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। एंड उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। 5 to 10 के आसपास हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज एपी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था वो एक बार तुरंत से रिफ्रेश हो जाएगा। सेम क्राइटेरिया हम लोग सेम चीज जो है वो जीपी में करने वाले हैं। हम लोग पहले जीपी के बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड ऑल ये सब को स्टडी कर लेंगे। उसके बाद 5 to 10 बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, एचपी में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर चाहिए आपको तो आप जो है वो एचपी से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो अगर आपको एचपी से रिलेटेड, बिकॉज एचपी से रिलेटेड हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में न के बराबर देखे गए हैं। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम लोग जो है इस पे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, बट हम लोग एचपी के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे दैट एग्जैक्टली क्या होता है, एंड कुछ बेसिक से फॉर्मूला भी जो है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग बेसिक्स कर चुके होंगे एंड कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर चुके होंगे, उसके बाद हम लोग एक मिक्स्ड वे में क्वेश्चन को फॉर्म करने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में आ चुके होंगे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस टाइप से। ठीक है, तो चलो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये मीनिंग होता है दैट ये बेसिकली एक तरीके का ऐसा सीरीज होता है, ऐसा इसमें पैटर्न्स देखने को मिलता है नंबर्स के बीच में, जहां पर जो दो इमीडिएट नंबर्स होते हैं उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास काफी सारे नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग एक अजम्पशन ले लेते हैं, हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 4 अप टू लेकर के 10 तक हमारे पास कोई भी ये जो है वो नंबर है। ठीक है, बट उससे पहले देखो, इसमें हम लोगों को अगर दो आसपास के टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखना हो तो सबसे पहला टर्म कौन सा है भाई, सबसे पहला टर्म 1 है। ओके, एंड उसके बाद का टर्म क्या है, उसके बाद का टर्म जो है वो 2 है। ओके, तो देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये एक पैटर्न बन रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं दैट इस पैटर्न में आगे क्या है नंबर्स हैं, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो दैट इसके आगे जो नंबर्स हैं वो 11 12 13 एंड सो ऑन होने वाले हैं। आपने ये चीज कैसे पता की, आपने ये चीज इस तरीके से पता की दैट आपने इस पैटर्न को जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया। पैटर्न क्या है, दैट हर अगला नंबर पिछले नंबर से एक ज्यादा है। करेक्ट, मतलब मैं ये भी कह सकता हूं दैट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। 2 - 1 is 1।
सिमिलरली 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। 3 एंड 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है, एंड सो ऑन। सिमिलरली 10 और 11 के बीच में 1 डिफरेंस, 11 12 के बीच में 1, 12 13 के बीच में 1, एंड सो ऑन। तो इस टाइप के सीरीज को हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जहां पर जो डिफरेंस होता है ना वो सेम रहता है हर जगह पर। जो कॉमन डिफरेंस, इसको बेसिकली हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो ये हमेशा जो है 1 रहता है, मतलब सेम रहता है बेसिकली। ठीक है, आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो जरूरी नहीं है एक नेचुरल नंबर की सीरीज हो, मल्टीपल चीजें भी हो सकती है, लाइक टू का टेबल बेसिकली। ठीक है, ये हो गया, या फिर कोई पैटर्न फॉलो किया जा रहा हो, जैसे कि लेट से 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, या फिर कोई सा भी पैटर्न बेसिकली। तो आप यहां पर देखो 5 - 3 कितना होता है भाई, 5 - 3 होता है 2। 7 - 5 कितना होता है, 7 - 5 इज 2। अगेन 9 - 7 इज 2। तो यहां पर आप देख रहे हो दैट ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस, ये हर केस में जो है वो इक्वल आ रहा है, इसलिए ये जो है वो पर्टिकुलरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आई होप यहां तक की चीजें जो है वो आपको समझ में अच्छी तरीके से आ चुकी होंगी। डन। चलो, अब इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो कुछ बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूले होते हैं, या फिर फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, सम, ये सब चीजें जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग एक बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 का टेबल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 10 15 20। अब आप सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो यस, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाई? बिकॉज 10 - 5 जो है वो 5 है, 15 - 10 इज 5, 20 - 5 इज अगेन 5। तो हम लोग कह सकते हैं दैट इनका जो डिफरेंस आ रहा है ना कंसेक्यूटिव टर्म्स में, वो इक्वल है, दैट इज 5। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हम लोगों को कुछ बेसिक चीजों पर अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी है। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? फर्स्ट टर्म है 5। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स में हम लोग जो फर्स्ट टर्म होते हैं ना, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए इज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग जो है वो ए से डिनोट करते हैं, एंड जो फर्स्ट टर्म है इस पर्टिकुलर एपी में वो कितना है? वो है आपका 5। ठीक है भाई, उसके बाद डी। डी जो है हम लोग कॉमन डिफरेंस को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है इस केस में? कॉमन डिफरेंस है 10 - 5 कितना हुआ? 5। 15 - 10 इज 5, अगेन 20 - 15 इज 5। तो इस केस में कॉमन डिफरेंस जो है वो भी 5 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के बाद हम लोग जो nth टर्म होती है ना, उसको an, या तो फिर किसी किसी बुक्स में या फिर किसी किसी जगह पर आपको जो है वो tn से भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसको बेसिकली हम लोग अज्यूम करते हैं nth टर्म। nth टर्म का क्या मतलब होता है? 5 क्या है? 5 हमारा फर्स्ट टर्म है। 10 क्या है? 10 हमारा सेकंड टर्म है। 15 क्या है? 15 हमारा थर्ड टर्म है। 20 क्या है? 20 हमारा फोर्थ टर्म है। इसका ये मतलब है दैट मैं ये कह सकता हूं दैट A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, या फिर A1 कह लो या फिर केवल A कह लो, एक ही चीज है, या फिर टर्म नंबर 1 जो है वो हमारा 5 है। सेकंड टर्म या फिर T2 जो है वो 10 है। थर्ड टर्म या फिर T3 जो है वो 15 है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम लोग जो है वो an या फिर tn जो है वो किसी भी nth टर्म को रैंडम, अगर लेट से हम लोगों को 50th टर्म फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या मेंशन करेंगे? A50 या फिर T50। ज्यादातर बुक्स में आपको A50 के टर्म्स में चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो हम लोग जो है वो A पर जो है वो स्टिक रहते हैं, A को ही हम लोग जो है वो लेकर के आगे चलते हैं। तो an या फिर tn से हम लोग क्या डिनोट करते हैं? हम लोग nth टर्म डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ चुकी होंगी चीजें। अब इसके बाद आप मुझे ये बताओ, Sn जो है वो डिनोट करता है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बेसिक्स लेकर के चल रहा हूं, अज्यूमिंग कि जो भी आप लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं उनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं। तो जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए इजी हो जाए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो फिर आप इस वाले पार्ट को जो है वो थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो। एल्स अगर आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, तो मैं बहुत ज्यादा बेसिक आपको एकदम अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने देखा है दैट बहुत सारे नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ये एन वगैरह देख करके काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है। ठीक है, या फिर आप इसको जो है वो फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं तो सम ऑफ n टर्म्स को हम लोग Sn से डिनोट करते हैं। अगर मैं सम ऑफ वन टर्म पता करूं तो फर्स्ट टर्म क्या है? 5, तो 5 अकेला ही है, तो सम ऑफ वन टर्म इज 5। ठीक है, सम ऑफ टू टर्म्स, तो पहले और दूसरे टर्म का एडअप आपको करना है। 10 + 5 कितना होता है भाई? 15 होता है। सम ऑफ थ्री टर्म्स अगर मैं देखूं तो 15 + 5 इज 20, 20 + 10 इज 30। ठीक है, एंड सम ऑफ फोर टर्म्स,
सम ऑफ 4 टर्म्स क्या हो गया भाई, चारों को अगर आप ऐड कर देते हो तो 50 आ जाएगा। हाउ, 20 प्लस 10 इज 30, 15 प्लस 5 इज 20, 30 प्लस 20 इज 50। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी n टर्म्स होंगे उनके सम को हम लोग जो है वो SN करके जो है वो डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आ चुकी है। डन। ये तो हो गया कि चलो आपको क्या चीज किस तरीके से जो है वो डिनोट करना है। आई होप ये आपको जो नॉमेनक्लेचर है बेसिकली एक तरीके से कह सकते हो, नेमिंग आपको किस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यूज करनी है वो आपको जो है वो समझ में आ चुका होगा। तो मैं एग्जांपल्स को जो है वो रब कर देता हूं, बिकॉज अब हम लोग जो है वो डायरेक्टली इसको फॉर्मूले वगैरह पर हम लोग शिफ्ट होते हैं। फॉर्मूला क्या क्या है हम लोग जो है वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डन। अब आप अगर इस 5, 10, 15, 20 को ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये किस तरीके से मेंशन हुआ है भाई, किस तरीके से ये फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहला टर्म तो चलो 5 है, उसमें तो कुछ हम लोगों को सोचना ही नहीं है। सेकंड टर्म जो है वो क्या है, सेकंड टर्म है हमारा लेट्स से 5 प्लस 5, करेक्ट, 5 प्लस 5 हमारा सेकंड टर्म है। थर्ड टर्म क्या है भाई, थर्ड टर्म है हमारे पास 5 प्लस 10, या फिर आप इसको कह लो 2 इंटू 5, 5 प्लस 2 इंटू 5, करेक्ट, 2 इंटू 5 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15। यही है ना भाई। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इस 5 के साथ जो है वो स्टिक रहने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए। मैं इस 5 को लीव नहीं करना चाहता हूं, करेक्ट। ओके, इसके बाद अगेन से हमारे पास फोर्थ टर्म क्या है, 5 प्लस, अब क्या ऐड हुआ है भाई, 5 में 15 ऐड हुआ है, तो 15 आप कैसे लेकर के आओगे भाई, 15 आप लेकर के आओगे 3 इंटू 5 एंड सो ऑन। आगे भी मैं करूं तो इस तरीके से। तो यहां पर आप एक पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे दैट पहला टर्म तो चलो ए है, ए क्या है भाई, ए हमारा फर्स्ट टर्म है 5 है। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है ए प्लस 5। अब ये 5 जो है वो फर्स्ट टर्म वाला 5 नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस वाला 5 है। मैंने आपको क्या बोला था, हर नंबर जो है वो पिछले नंबर में कॉमन डिफरेंस ऐड करके आता चला जाता है। तो जो ये सेकंड नंबर है ना वो हमारा डी है। ठीक है, आई होप ये आप चीज जो है वो अच्छे तरीके से समझ रहे हो। अब देखो थर्ड नंबर, पहले तो 5 लिखा हुआ है, ये तो चलो पहला टर्म है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 2d, 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 3d। ठीक है भाई, आई होप ये चीज आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी दैट जो भी हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज चल रहा है ना वो किस तरीके से चल रहा है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। आगे क्या आएगा, अगर मैं आगे बनाना चाहूं तो a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d एंड सो ऑन, इस तरीके से। यानी कि मुझे लेट्स से थर्ड नंबर चाहिए, थर्ड नंबर ये है, तो थर्ड नंबर में जो है वो 2 टाइम्स डी हो रहा है। फिफ्थ नंबर चाहिए तो फिफ्थ नंबर में जो है वो 4 टाइम्स डी हो रहा है। सेवेंथ नंबर चाहिए तो सेवेंथ नंबर में 6 टाइम्स डी हो रहा है। मतलब जितने भी नंबर का मेरे को टर्म चाहिए ना उसमें से एक माइनस करके डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए के साथ ऐड हो रहा है, करेक्ट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं दैट अगर मुझे ए एन चाहिए तो ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आई होप ये चीज आप समझ चुके हो। इसको जो है मैं यहां पर रिलेट करके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ए वन चाहिए तो ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, 0 इंटू डी इज 0, तो ये कितना हो गया, a1 कितना है भाई, a1 a ही है। a2 चाहिए, सेकंड टर्म चाहिए, यानी कि सेकंड टर्म क्या है, 10 चाहिए। फॉर्मूले में पुट करो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a कितना है 5 प्लस 2 माइनस 1 कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाय डी कितना है, कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने यहाँ पर पता किया था 5 है। तो 5 प्लस 5 कितना हो गया भाई 10, यानी कि सेकंड टर्म जो है वो 10 है, हमारे पास भी सेकंड टर्म 10 आ रहा है। सिमिलरली 15 को देखो, 15th क्या है भाई, थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। यानी कि a कितना है 5, 3 माइनस 1 कितना होता है 2 एंड कॉमन डिफरेंस तो 5 है, तो 5 इंटू 10 इज 5 इंटू 2 इज 10 एंड 10 प्लस 5 इज 15। तो हमारा थर्ड टर्म फॉर्मूले में भी 5 है एंड ऊपर भी 5 है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो फर्स्ट फॉर्मूला आप जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर नोट डाउन कर लो। हमारे पास पहला फॉर्मूला आ जाता है nth टर्म फाइंड आउट करने का, जो कि होता है an, कोई भी टर्म आपको फाइंड आउट करना हो। देखो ये तो मैंने छोटा एग्जांपल लिया केवल 4 टर्म से, तो आप जो है वो इजीली इसको देख करके फाइंड आउट कर पा रहे हो। बट व्हाट इफ मैं आपसे पूछूं दैट इस सीरीज में लेट्स से 100th टर्म कौन सा है, तब चलो ठीक है ये 5 का टेबल है तो आप फिर भी 100 टर्म जो है वो इजीली 5 इंटू 100 करके फाइंड आउट कर लोगे। बट क्या हो अगर वो कोई टेबल ना हो, वो कुछ अजीब सा ही सीरीज फॉलो कर रहा हो, जैसे कि लेट्स से 3, 5, 7, 9 इस तरीके से। अब मैं इसका 100th टर्म पूछूंगा दैट इसमें अगर 100th नंबर पे कौन सा 100th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, तो हो सकता है आपको जो है वो
काउंट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगे, तो इसमें हम लोग जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, अभी देख लेते हैं हम लोग। an का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, अगर हम लोग को nth टर्म पता करना है तो वो होता है a प्लस जो भी टर्म आपसे पूछी गई है उसमें से 1 माइनस कर दो एंड उसको कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। डन। इस टर्म को लेते हैं। इसमें थर्ड टर्म क्या है, 7 है। अगर मुझे थर्ड टर्म पूछा गया होता तो मैं क्या करता है, a प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई डी। a कितना है, a है 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना है, 5 माइनस 3 यानी कि 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, हर जगह पर 2। तो 3 प्लस 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 इज 7। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 7 आ गया, यहां पर भी 7 है। अब लेट से मुझे 100th टर्म पूछी गई है, ठीक है। तो 100th टर्म किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे, a प्लस 100 माइनस 1 यानी कि 99d, करेक्ट। तो a क्या है, a है 3 प्लस 99 मल्टीप्लाइड बाई डी। डी कितना है भाई, 7 माइनस 5 2। किसी को भी आप किसी भी दो को माइनस कर लोगे तो जो है वो आपका आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 198, ठीक है। तो 100th टर्म जो है वो 201 आ जाएगा। इस तरीके से आपको जो है वो nth टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप यहां तक की चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज आती है वो आती है सम। सम क्या होता है, सम मतलब आपको अब चीजों को ऐड करना है। अब आई होप आप ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से जो है वो आपने समझ लिया है, ठीक है। अब मुझे सम करना है। अब मैंने चलो nth टर्म जो है वो मैंने फाइंड आउट करना सीख लिया, दैट कैसे आप जो है वो nth टर्म किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फाइंड आउट कर सकते हो। अब मुझे उनको ऐड करना है। तो देखो अगेन से ये छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर तो आप जो है वो ओरली ऐड कर सकते हो, बट अगर हमारे पास बड़े अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस एंड सीरीज दी गई है तो वहां पर आपको जो है वो ऐड करने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इसको ऐड करने के बेसिकली कुछ फॉर्मूले हैं, वो हम लोग जो उसका डेरिवेशन वगैरह अगर आप चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हो, बट हमारे सिलेबस में नहीं है एंड हम लोगों को जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सम ऑफ n टर्म्स अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है, लेट से ये 4 टर्म्स है, ठीक है। ये चारों टर्म का सम कितना है, सम तो हम लोगों ने पहले ही फाइंड आउट किया था 40, 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 50 हो गया, ठीक है। मैं इसको फॉर्मूले से चेक करता हूं दैट ये 50 आ रहा है नहीं। फॉर्मूला है हमारा Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। सारे टर्म्स का मतलब ऊपर जो है वो मेंशन्ड है। n जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, a जो है वो फर्स्ट टर्म है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। इसमें आप पुट करो, हम लोगों को बेसिकली कितने डिजिट्स का, हम लोगों को कितने टर्म का सम चाहिए, हम लोगों को 4 टर्म का सम चाहिए, ठीक है। तो यानी कि सम ऑफ 4 टर्म्स हम लोगों को चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a। a कितना है भाई, 5 है, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस कितने हैं टर्म्स हमारे, 4, मतलब टोटल टर्म्स नहीं, कितने टर्म का सम चाहिए। अगेन जो n आप हर जगह पर यूज कर रहे हो वही यूज करोगे। n कितना है भाई, n है हमारे पास 4, तो 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। कॉमन डिफरेंस कितना है, अगेन 10 माइनस 5 कर लो, 15 माइनस 10 कर लो, हर जगह पर आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 ही आएगा, ठीक है, 5। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 50 आंसर आता है या नहीं। ये कितना हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 10 प्लस 4 माइनस 1 कितना होता है 3 एंड 5 इंटू 3 इज 15। ओके, अब आप देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 10 इज 25 एंड 25 प्लस 2 इज 50। बहुत ज्यादा इजिली मैंने शुरू के 4 टर्म्स का जो है वो सम फाइंड आउट कर लिया। अब आप कहोगे दैट मुझे डायरेक्ट ऐड करने में ज्यादा इजी लग रहा था, आपने इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा, 5 स्टेप लिखे, बट आप ये समझो कितनी भी बड़ी टर्म हो, ये 5 स्टेप में ही आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे अब पूछूं 2, 4 या फिर कुछ बड़ा नंबर ले लेते, चलो ठीक है। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। हम लोग आगे चलते हैं, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ना, वो कितना भी बड़ा इनफाइनाइट जीपीओ, मतलब कितना भी बड़ा जीपीओ वो आपका जो है वो हेल्प करेगा। नॉट इनफाइनाइट, बिकॉज इनफाइनाइट सॉरी मैं जीपी कह रहा हूँ, इनफाइनाइट जब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा ना, तब ये n की वैल्यू आपके पास नहीं रहेगी ना। अभी तो चलो मुझे दिखाई दे रहा है 4 टर्म्स है तो मैं 4 यूज कर रहा हूं, उसके लिए दूसरी चीजें वो हम लोग आगे देख लेंगे। इसके बाद आप ये चीज समझो दैट अब देखो, अगर हमारे पास किसी भी सीरीज में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है, हम लोगों को गिवन है, तो ऐसे केस में आप एक और फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, वो है n बाय 2 a प्लस एल, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n कितना है हमारा, इस वाले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 2 a प्लस एल, a कितना है 5 है, प्लस l क्या है, l हमारा लास्ट टर्म है 20, तो 20 प्लस 5 इज 25, यानी कि 4 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 25। अगेन 25 इंटू 4 कितना होता है, 25 इंटू 4 100 होता है, 100 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो 50 होता है। अगेन हम लोग जो है वो सेम रिजल्ट पर, सेम आंसर पर पहुंच गए, ठीक है।
तो हम लोगों को ये दो फॉर्मूला जो है वो अगेन से याद रखना पड़ेगा, दैट सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। या फिर एक और फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। ठीक है, ये दोनों ही चीजें आपको जो है वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस को ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है इससे सॉल्व करना ज्यादा इजी रहता है, कई बार फर्स्ट वाले से सॉल्व करना इजी रहता है। ठीक है, तो अलग अलग सिनेरियोज में आप अलग अलग फॉर्मूले को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये तो हमारा चलो जो है वो हमारा सम का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोगों को एपी में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, छोटी छोटी सी। पहली चीज तो ये दैट हमारे पास जो भी टर्म्स होती है, मैंने आपको क्या बताया था, वो किस टर्म्स में होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, बट अगर आपको लेट से कोई क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट 3 टर्म्स आर इन एपी एंड आगे कुछ कुछ क्वेश्चन गिवन है, तो ऐसे केस में हम लोगों को तो भाई उन तीनों टर्म्स को इमेजिन करना पड़ेगा ना, अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या अज्यूम कर सकते हैं, एक तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारा एपी होता है वो इसी फॉर्मेट में होता है, करेक्ट। बट इसको आपको मैं अज्यूम करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आप क्या अज्यूम करना स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो अज्यूम करना ए प्लस डी एंड ए माइनस डी। ऐसा क्यों करने को बोल रहा हूं मैं, दैट ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दैट आप दोनों ही सिनेरियो को समझो। फर्स्ट सिनेरियो में अगर मुझे इन तीनों को ऐड करने की लेट से जरूरत आई, तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, करेक्ट। या फिर आप क्वेश्चन में आप मेंशन कर लो सम ऑफ एपी इज समथिंग, लेट से एक्स, कुछ भी है। ठीक है, तो आप जब इन तीनों को ऐड करोगे तो 1 2 3, ये 3 टाइम्स ए प्लस 3 टाइम्स डी आ जाएगा, एंड 3 अगर आप कॉमन ले ले तो ए प्लस डी आ जाएगा। यहां पर देखो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ए भी है डी भी है। बट आप अगर सेकंड वाली इक्वेशन को देखते हो, अगर मैं ये अज्यूम करता तो मैं ये करता ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ऐसे में आप देखो ना, डी डी तो सिंपली कैंसिल ही हो गया, तो मेरे पास डायरेक्टली 3 आ गया। अब मेरा जो डी है ना वो पूरी तरीके से रिमूव ही हो चुका है पिक्चर से। ठीक है, तो इसलिए एक वेरिएबल को हम लोग एकदम एग्जैक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम लोग ए माइनस डी ए प्लस डी को रखें तो। बेसिक आपका जो क्राइटेरिया होता है, बेसिक जो आपका सीक्वेंस चल रहा होता है ना, वो इसी फॉर्मेट में चल रहा होता है। बट आप इसको भी अज्यूम कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ए को लेट से 15 मान लेता हूं, ठीक है, ए हमारा लेट से 15 है, तो ए माइनस 5, एक हमारे पास ए माइनस डी ए प्लस डी के फॉर्मेट में होता है। तो 15 प्लस 5 इज 20 एंड 15 माइनस 5 इज 10, तो 10 15 20 ये जो है वो भी एक एपी में आ चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको जो है वो सॉल्व कर लिया। अगर 4 चीजें पूछी होती तो मैं अगेन ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड पीछे के टर्म्स को ए माइनस डी एंड ए माइनस 2d अज्यूम कर लेता, डिपेंडिंग ऑन कि ये बेसिकली 5 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स आपसे पूछे गए हैं उस वे में आप इस तरीके से भी अज्यूम कर सकते हो, सो दैट ज्यादा से ज्यादा जो डी है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं एंड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देख लेते हैं। एपी से रिलेटेड हम लोगों को कुछ चीजें जो है वो जरूर से हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें भाई, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से कितने भी मतलब n डिजिट्स तक है, अगर 10 तक है 15 तक है 50 तक है, कहीं तक भी है। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। आप जो है वो इजिली इसको जो है वो वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को इन्हीं चारों का सम चाहिए, तो 4 प्लस 2 इज 6 प्लस 7 8 9 10, कितना हुआ 10 हो गया। फॉर्मूले में लगाओ 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 10। तो फॉर्मूले से जाओ या फिर खुद से काउंट करो, बट अगर मैं इसको 100 तक मेंशन कर देता तो आप जो है वो खुद से काउंट करने में आपको काफी ज्यादा टाइम लगता, करेक्ट। तो इसलिए आप जो है वो फॉर्मूले से जाओ। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स।
ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। एग्जाम्पल 1 3 5, इनका सम कितना है 5 + 1 6, 6 + 3 9। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग फॉर्मूले से जाए तो टोटल कितने टर्म्स हैं 1 2 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 3 का स्क्वायर तो 9 होता है। तो इस तरीके से भी जो है वो आप जा सकते हो। ठीक है, थर्ड, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, ये कितना होता है भाई, ये होता है आपका n इंटू n प्लस वन, n प्लस वन। एग्जाम्पल 2 4 6, 6 + 4 10, 10 + 2 is 12। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाओ तो 3 3 + 1 4, 4 3 are 12, करेक्ट। 4, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका सिंपल सा मीनिंग है दैट अब आपको जो है वो स्क्वायर यूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 + 4 + 9 यानी कि 14। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाए, हमारा फॉर्मूला होता है n + 1 n + 1 2n + 1 by 6। ठीक है, तो हमारे पास टर्म्स कितनी है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 1 is 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 × 2 is 6, 6 + 1 is 7 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो जाएगा 3 2s are 6 and 2 2s are 4, 7 2s are 14। तो इस तरीके से देखो फॉर्मूले के वे में भी हमारा आंसर सेम आ रहा है एंड नॉर्मल काउंटिंग से भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने सम के आपके तरीके बताए ना, ये आपके जो है वो सेम रहेंगे। लाइक जो हम लोगों ने यहाँ पर सम का फॉर्मूला देखा है ना, यहाँ पर भी आप जो है वो पुट करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा, बट ये बेसिकली उनका एक रिफाइंड वर्जन है। रिफाइंड इन द सेंस कि आप जब फॉर्मूले में फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स या फिर फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल इवन नेचुरल नंबर्स, इन सबको पुट करोगे ना तो कहीं ना कहीं सब चीजें कट कुटा करके कट जाएंगी एंड यही काम आपको जो है वो आते चला जाएगा। करेक्ट, मैं एक बेसिक वे में एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, n नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई 1 2 3 4 इस तरीके से n तक है। ठीक है, तो इसको देखो n/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 × a कितना है इस केस में भाई, a जो है वो 1 है, प्लस n कितना है अभी नहीं पता है, मैं n के टर्म्स में ही फाइंड आउट करना चाहता हूं। एंड d कितना है 4 - 3 कर लो, 3 - 2 कर लो, d भी जो है वो 1 ही आ गया। करेक्ट, तो ये क्या हो गया भाई n/2। ठीक है, ये हो गया 2 प्लस n - 1। करेक्ट, तो 2 - 1 कितना होता है भाई, 2 - 1 होता है 1, यानी कि n/2 n + 1, यानी कि मैं डायरेक्ट उसी रिजल्ट पर नहीं आ गया, n + 1/2। करेक्ट, सेम रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से ये जो सारे फॉर्मूले हैं ना, ये हमारे सम ऑफ एपी के ही फॉर्मूले से बने हुए हैं। लास्ट में चल करके मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो गायब हो जाती है, बिकॉज या तो कोई 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है या फिर कहीं पर चीजें जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है। एज सिंपल एज दैट। करेक्ट, चलो आगे चलते हैं हम लोग। फिफ्थ आपको जो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है वो याद रखना है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये आपका होता है n + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल ले लो आप, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। ठीक है, 1 + 8 + 27, 27 + 1 is 28। ठीक है, 28 + 8 is 36। ओके, तो ये आपका 36 हो गया। फॉर्मूले में पुट करो 3 + 1/2 इसका होल स्क्वायर, 3 + 1 is 4, 4 × 3 is 12, 12/2 is 6 एंड 6 स्क्वायर इज अगेन 36। तो हमारा फॉर्मूला भी वर्क कर रहा है, नॉर्मल काउंटिंग भी जो है वो वर्क कर रहा है। ये कुछ 5 डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो कि अगर आप याद रखते हो तो आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे, रेदर देन वो SN का बड़ा फॉर्मूला है इसमें पुट करके आप फाइंड आउट करोगे तो थोड़ा सा आपको जो है वो टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। मैंने आपको काफी ज्यादा डिटेल एंड बेसिक एग्जांपल लेकर के जो है वो सॉल्व करने के बताने की कोशिश की है। इसके बाद मैं कुछ
हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपका एपी जो है वो एक बेसिक लेवल पर जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहां पर देखो, ये सबसे पहला एंड बहुत ही ज्यादा मैंने इजी क्वेश्चन लिया हुआ है। Which term of this particular AP 27, 24, 21 is 0? अब देखो ये जो AP है करंटली ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो जो मैंने आपको नोटेशंस बताए थे वो आप यहां पर यूज करोगे। सबसे पहले तो जो जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो चीज आपको यूज करनी है, यहां पर अलग से मेंशन कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो है 27 एंड फर्स्ट टर्म को हम लोग जो है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को कॉमन डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कॉमन डिफरेंस कितने का है? कॉमन डिफरेंस मतलब आगे किसी भी एक टर्म को उसके पीछे वाले टर्म से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है बेसिकली आपका एक तरीके से -3। देखो यहां पर आपको बहुत ही ध्यान देना है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है कुछ भी ए एन माइनस ए एन माइनस 1। ठीक है, मतलब किसी भी टर्म को और उसके पीछे वाले टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पर मैंने फॉर एग्जांपल 24 माइनस 27 किया तो -3 आएगा, ना कि 3। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो साइन को पॉजिटिव लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं तो आंसर जो है वो गलत आता है। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है एन की वैल्यू जब nth टर्म हमारा 0 हो। जब हमारा an 0 हो तब हमारे n की वैल्यू क्या होगी? तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बता रखा है ऑलरेडी, दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस। करेक्ट? तो an यहां पर कितना है मुझे पता, मतलब an की वैल्यू मुझे 0 पता है, a की वैल्यू मुझे 27 पता है, n की वैल्यू मुझे पता करनी है एंड d की वैल्यू आपकी -3 है। अब बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, वन इक्वेशन वन वेरिएबल। तो 27 को मैं अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड में सेंड करता हूं तो यहां पर आपका आ जाएगा 3 माइनस 3n। ठीक है, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3n इज इक्वल्स टू 30 एंड n की वैल्यू आपकी आ गई 10। मतलब इस पर्टिकुलर सीरीज में जो 10th टर्म होगा वो जाकर के आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। द फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 5, 9 एंड 101। मतलब कोई भी एक एपी रहा होगा जहां पर मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या गिवन है? मुझे ए की वैल्यू गिवन है, ए जो है वो 5 है। उसके बाद मुझे बोला गया सेकंड टर्म, यानी कि सेकंड टर्म मुझे बोला गया 9 है एंड लास्ट टर्म यानी कि एल जो है वो 101 है। अब देखो a2 कितना होता है भाई? a2 हो जाता है मेरा a प्लस n माइनस 1। n यहां पर कितना है? 2 है, 2 माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट? a2 की वैल्यू मुझे 9 गिवन है, a की वैल्यू 5 मुझे पता है एंड 2 माइनस 1 1 ही होता है, ऑब्वियसली यहां पर d आ जाएगा। तो यहां से सिंपली मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरी d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू मेरी 4 आ गई है। तो यहां पर भी मैं सिंपली d की वैल्यू जो है वो 4 मेंशन कर देता हूं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब यह है दैट मैं लास्ट वाले टर्म को यूज करके n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। लास्ट टर्म क्या है इस एपी का? 101 है, a की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1। nth टर्म मुझे पता करना है, मतलब n की वैल्यू मुझे बेसिकली पता करनी है। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, d की वैल्यू है यहां पर 4। तो अब मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो 96 इज इक्वल्स टू 4n प्लस माइनस 4। ओके, तो यहां से मेरे पास 4n की वैल्यू 100 आ जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपको n की वैल्यू 25 मिल जाएगी। मतलब इस पर्टिकुलर एपी में आपके टोटल 25 टर्म्स होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो समझ में आया होगा। चलो हम लोग ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इन एन एपी वेयर d इज इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो जो गिवन है वो आप मेंशन करते चलो। सबसे पहले तो मुझे बोला गया है d जो है ना उसकी वैल्यू 7 है। 22nd टर्म जो है, 22nd टर्म वो मेरी है 149। ठीक है, एंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स मुझसे पूछा गया है। तो जो भी चीज आपसे पूछी गई है उसका सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो। तो सम ऑफ 22 टर्म्स हो जाएगा n बाय 22 यानी कि 22 बाय 2 n बाय 2 2a प्लस
n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। ये हमारा सम का फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको देखना है दैट यहां पर मुझे क्या क्या चीज गिवन है। क्या मेरे पास a की वैल्यू गिवन है? तो आप ध्यान से देखोगे तो a की वैल्यू गिवन नहीं है। n की वैल्यू गिवन है, यस दैट इज 22। तो मैं यहां पर लिख ही लेता हूं। इनफैक्ट n की वैल्यू करंटली हम लोग 22 लेकर के चल रहे हैं। कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो अल्टीमेटली मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? अब देखो a की वैल्यू आप कहां से फाइंड आउट कर सकते हो? ये हमारे को जो 22nd टर्म दिया गया है ना, इसको मैं यूज कर सकता हूं। या तो मैं ये लिख लूं a प्लस 22 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल्स टू 149, ये लिख सकता हूं। बट इसमें मुझे कहीं ना कहीं फर्स्ट टर्म तो चाहिए ही रहेगा, करेक्ट? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करूंगा तो यहां से मेरे को जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। और दूसरा तरीके भी है, बट चलो ये वाला तरीका हम लोग देख लेते हैं, ये ज्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। तो a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 149, a प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय d की वैल्यू कितनी है? 7 है, 149 एंड a प्लस 147 इज इक्वल्स टू 149। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब जब a की वैल्यू आ गई तो मैं इसमें सम ऑफ 22 टर्म्स में जो मेरा फॉर्मूला था सब में मैं एज इट इज यहां पर पुट कर दूंगा वैल्यूज को। तो यहां से आ गया आपका 11 2a यानी कि 4 प्लस n-1 यानी कि 21 इंटू डी कितना है भाई? d है हमारा 7 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 4 प्लस 147। तो यहां से मेरा आ गया 11 इंटू 151 दैट कम्स आउट टू बी 1661। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट सम हो जाएगा। अब ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया आपको पता ही होगा, 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का ट्रिक। फॉर दोज हु डोंट नो मैं बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 32 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 और 2 को ऐड करके 3 और 2 के बीच में आपको लिख देना है। 3 को ऐसे ही लिखो, 2 को ऐसे ही लिखो, 3 प्लस 2 5 होता है, दोनों के बीच में डाल दो तो आपका जो आंसर है वो आ जाता है। सिमिलरली अगर मुझे 151 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं 1 और 1 इन दोनों एक्सट्रीम वंस को 1 जो है उनको मैं एज इट इज लिखूंगा एंड 5 को एक बार इधर वाले नंबर के साथ ऐड करके लिखूंगा एंड 5 को एक बार उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर के साथ ऐड करके लिखूंगा। ये शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं मल्टीप्लाई करने का, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में कैलकुलेशन स्पीड को बहुत ही ज्यादा जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और छोटा सा ट्रिक यहां पर बता देता हूं। किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर करना हो, जैसे 25 स्क्वायर करना है, अगर आपके लास्ट यूनिट डिजिट में 5 है ना, उन नंबर को स्क्वायर करने का ट्रिक होता है दैट जो हमारा 10th प्लेस पे नंबर है उसकी मल्टीप्लीकेशन आप उससे एक बड़े नंबर से करके लास्ट में 25 ऐड कर दो। तो 3 इंटू 2 इज 6, लास्ट में आप 25 एज इट इज ऐड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल 45, लेट्स से 45 का स्क्वायर आपको करना है तो 45 स्क्वायर में आपको 4 के बाद का नंबर जो कि 5 होता है, 4 इंटू 5 होता है 20, तो 2025 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने क्वेश्चंस के बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोगों को करनी है वो करनी है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम लोग अगेन सेम चीज करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन से आपको बेसिक आइडिया लगा होगा दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले को बेसिकली किस तरीके से आपने यूज करना है। अब हम लोग जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर बढ़ते हैं। एपी जो है वो ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें, जीपी में जनरली कम कॉन्सेप्ट्स हैं, सो डोंट वरी, ये थोड़ा इजी रहने वाला है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन अगेन से, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है दैट हमारे पास एपी में क्या था? कॉमन डिफरेंस सेम होता है, करेक्ट। जीपी में क्या होता है? कॉमन रेशियो सेम हो रहा होता है। जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, लेट्स से 2 4 6 8 10, ओके सॉरी, ये हमारा एपी हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन, ये हमारा जीपी है। हम लोग पहले एपी का टेस्ट कर लेते हैं। 4 माइनस 2 कितना होता है भाई? 4 माइनस 2 2 होता है। 8 माइनस 4 कितना होता है? 8 माइनस 4 तो 4 हो गया। 16 माइनस 8 कितना हो गया? 16 माइनस 8 तो 8 हो गया, करेक्ट। 32 माइनस 16 16 हो गया। आप देख पा रहे हो दैट अब ये जो डिफरेंस है ना वो सेम नहीं है, वो चेंज हो रहे हैं, डबल होते चले जा रहे हैं। 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 16 हो गया एंड सो ऑन। तो इससे मुझे ये चीज पता चल चुकी है दैट ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है। जीपी का क्या मतलब होता है? जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब दैट आपका जो कॉमन रेशियो है वो सेम आएगा। कॉमन रेशियो यानी कि आपका जो सेकंड टर्म है उसको आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, तो 4/2 करोगे, कितना आया भाई? 2 आया। अब आप 8/4 करो, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आपने डिवाइड करना है, अगेन 2 आया। 16/8 करो,
अगेन 2 आया, 32/16 करो, अगेन 2 आया। तो आप देख रहे हो दैट हर केस में जो कॉमन रेशियो है वो सेम आती चली जा रही है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सीरीज को जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जहां पर जो आपका कॉमन रेशियो है ना वो सेम होता चला जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक की चीजें जो है वो आपको समझ में आ चुकी हैं। इसमें भी जो है वो बेसिक चीजें जो हम लोगों ने एपी में समझी थी सेम उसी तरीके से वर्क करती है। जैसे ए जो होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस का केस तो है नहीं, तो जो आर है वो हमारा कॉमन रेशियो होता है। आर इज नथिंग बट कॉमन रेशियो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास nth टर्म इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, टी एन कह लो ए एन कह लो, एक ही चीज है, ए आर टू द पावर n-1। अब देखो ये चीज हम लोगों को थोड़ी सी समझने की जरूरत है। हम लोग इस केस में देखते हैं ए कितना है हमारे केस में, भाई हमारे केस में ए जो है वो 2 है, ठीक है। ए कितना है, ए हमारे पास 2 है। कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो 16/8, 32/16, ये भी हमारे पास 2 है, ठीक है। ऑल्दो आई थिंक मुझे ऐसा एग्जांपल लेना चाहिए था जहां पर कॉमन रेशियो जो है वो 2 ना हो, मतलब सेम ना हो दोनों, बट ठीक है, आपको जो है वो बेसिक आइडिया लग जाएगा। अब लेट्स से मुझे फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, 16 मुझे जो है वो फाइंड आउट, 16 की जगह पे लेट्स से क्वेश्चन मार्क था एंड मुझे पता नहीं है फोर्थ टर्म क्या है। तो फोर्थ टर्म tn कह लो a4 कह लो, किस तरीके से पता चलता है भाई, a r टू द पावर n-1, ठीक है। यानी कि a कितना है, a है 2 मल्टीप्लाइड बाय r, रेशियो कितना है 2 टू द पावर n-1, n क्या है 4, तो 4-1, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 4-1 इज 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 यानी कि कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो फोर्थ टर्म है वो कितना है, फोर्थ टर्म आपका 16 है, करेक्ट। आई होप ये चीजें जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी एंड इस तरीके से आपको कोई भी nth टर्म आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोगों को पता करना है दैट ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक सीक्वेंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ ये सीक्वेंस देखी थी, दैट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फ्लो क्या रहता है, उसका फ्लो रहता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फ्लो क्या रहता है, हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फ्लो रहता है a ar स्क्वायर, ar क्यूब अप टू ar टू द पावर n-1। अगेन जो यहाँ पर nth टर्म है वही यहाँ पर जो है वो किसी भी nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए आपको n में से 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये आपका बेसिक फ्लो रहता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल पहला टर्म क्या था भाई, पहला टर्म है 2, रेशियो क्या है 4, ओके रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो है 2, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, 2 इंटू 2, यानी कि ये तो 2 का 2 ही रहा, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 4। ये है आपका ए आर स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, ठीक है। तो देखो 2 का 4, 4 का 8, फिर अगेन ए आर क्यूब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है एंड 8 इंटू 2 इज 16। तो इस तरीके से जो है वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो एक्सपेंड करता चला जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब देखो इसमें हमारे पास सम का कुछ फॉर्मूले होते हैं ऐड करने के, जिस तरीके से हमारे पास एसएन का फॉर्मूला था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वैसे ही आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी एसएन का फॉर्मूला है। एसएन का फॉर्मूला हमारा क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, एसएन सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ये तब होगा जब आपका जो r की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि देखो हमारे पास जो भी जीपी होता है ना उसमें हमारा जो रेशियो है कॉमन रेशियो वो हो सकता है कई बार 1 से छोटा निकल जाए। जैसे देखो यहां पर अगर इसी को मैं उल्टे वे में लिख देता, 64 लेट्स से 32 16 8 4 2 इस तरीके से, तो अब आप 32 डिवाइडेड बाय 64 करोगे तो ये 0.5 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 4 करोगे 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है 0.5 इस तरीके से आने लग जाएगा। पहले जहां पर हमारे पास कॉमन रेशियो 2 आया करता था, अब हमारे पास कॉमन रेशियो जो है वो 0.5 आने लग गया है, करेक्ट। तो अगर हमारे पास जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, एंड अगर आपका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, ओके सॉरी आर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, एंड अगर 1 से छोटा है तो आप जो है वो ये फॉर्मूला लगाओगे। बेसिकली 1 को आगे रख दोगे और कुछ भी नहीं करना है आपने, 1 माइनस आर टू द पावर n, बिकॉज सम तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए आपको 1 माइनस आर जो है वो यूज करना पड़ेगा। दिस इज व्हेन
r is smaller than 1। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के दोनों ही केसेस में हम लोग सम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से 2 4 8 ये हमारा एक जीपी है, सेकंड जीपी है 8 4 2, रिवर्स ऑर्डर में मैंने लिख दिया। ओके, इसका हम लोग जो है वो सम फाइंड आउट करते हैं। सम नॉर्मली कितना होना चाहिए भाई, 4 + 2 = 6 एंड 6 + 8 कितना होता है 14। ठीक है, ये भी ऑब्वियसली सेम टर्म्स है तो ये भी 14 होगा। ठीक है, ओके, अब हम लोगों को पता है सम का फॉर्मूला होता है a r⁻n-1 अपॉन r-1, या फिर अगर हमारे पास कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो a 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r। ठीक है, इस केस में a हमारा 2 है, कॉमन रेशियो क्या है भाई, कॉमन रेशियो 2 है, 2⁻³ - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1। करेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 7 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 14। देखो हमारा जो है वो मैच कर गया। सेकंड केस में जब हमारा कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तब की केस हम लोग देख लेते हैं। a कितना है, a हमारा 8 है, इस बार 8 1 माइनस, अब देखो r जो है, अब देखो 1 से जब छोटा होता है ना कॉमन रेशियो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फाइंड आउट करना। आपके एग्जामिनेशंस में डोंट वरी ऐसा नहीं आएगा। आपको बेसिकली कॉमन रेशियो अगर आप देखो तो आपका कितना हो गया भाई 2 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 0.5 आ गया, 0.5, एंड इसकी पावर आपको 3 रखनी है क्योंकि हम लोग तीन टर्म्स का जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। 1 - r 1 - 0.5। ठीक है, तो अगर आप 0.5 टू द पावर 3 रखते हो ना तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.125। 8 1 - 0.125 डिवाइडेड बाय 1 - 0.5 कितना होता है, 1 - 0.5 इज 0.5। ठीक है, एंड जब आप 8 को 0.5 से डिवाइड करोगे ना तो ये पॉइंट हट करके 80 आएगा, जब आप इसको कट करोगे तो 5 16 जा 80। ठीक है, तो ये कितना आ गया 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 0.125, ये आपका आता है 0.875। ठीक है, एंड जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 16 से तब आपका आंसर जो है वो अगेन से 14 आ जाएगा। तो आपने देखा दोनों ही केस में हमारे पास 14 आ रहे हैं। जब हमारा कॉमन रेशियो छोटा था 1 से तब हम लोगों को दूसरा वाला बेसिकली 1 को आगे रखना था। अगर आप 1 को पीछे रखते तो आपका सम जो है वो -14 आ जाता। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग 1 को रिवर्स वे में रखते हैं। ओके, आई होप ये चीजें आपको समझ में आएंगी। आई अंडरस्टैंड जब हमारा कॉमन रेशियो जो है 1 से छोटा है तो आपको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में कैलकुलेटर प्रोवाइडेड रहता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास जीपी में एक और कॉन्सेप्ट होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। अगर हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ठीक है, तो उसका सम हो जाता है आपका a डिवाइडेड बाय 1 - r। कब, जब हमारा r जो है वो 1 से छोटा हो। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे दैट अगर हम लोग इनफाइनाइट नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो एक फाइनाइट नंबर कैसे दे सकता है, ये आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई रियली वांट टू नो दैट आपको ये चीज पता है नहीं, दैट अगर आप इनफाइनाइट जीपी को लेते हो जहां पर r जो है वो 1 से छोटा है तो आपका जो सम होगा वो एक फाइनाइट नंबर आएगा। करेक्ट, ये कैसे हो रहा है ये आप पता करके मुझे बताओ। तो ये हो गए कुछ बेसिक सी चीजें, जीपी में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। इन चीजों के ऊपर हम लोग जो है वो अभी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो जीपी का भी कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन देख लेते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बस आपको डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है बेसिकली आपका जो रेशियो है वो एपी में होना चाहिए। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 1/2 1/4 1/6 1/8 एंड सो ऑन। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। एंड ये जो रेसिप्रोकल है ये जो है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है जहां पर आपका जो रेसिप्रोकल है ना वो एपी में होता है, तो उसको हम लोग जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसमें भी जो आपका ए होता है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है। ओके, डी जो होता है वो आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, एंड nth टर्म जो है वो आपको अगर फाइंड आउट करना हो तो 1 डिवाइडेड बाय a प्लस n-1, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल जो है वो हमारे एपी में होता है ना, तो आपका जो nth टर्म का रेसिप्रोकल का फॉर्मूला
nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला था उसका रेसिप्रोकल इसका फॉर्मूला बन जाता है। बस आपको ये बेसिक सी चीज देखनी है, इससे रिलेटेड हम लोगों को ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को एक बेसिक सी चीज हम लोग देख करके ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस पर जो है हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास एक होता है एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन जो है वो सेम चीज है जो कि हम लोगों ने एवरेजेस में स्टडी किया था। उसके बाद आता है आपका जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन। थर्ड आपका आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, ठीक है। एरिथमेटिक मीन अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं तो हमारा एरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2। जियोमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ab एंड हार्मोनिक मीन होता है 2ab बाय a प्लस बी, ठीक है। अगर तीन टर्म्स हैं तो हमारा जो है वो एरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी प्लस सी बाय 3। ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है क्यूब रूट ऑफ abc एंड हार्मोनिक मीन हो जाता है 3abc डिवाइडेड बाय ab प्लस bc प्लस ca एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, 8 टर्म्स, 10 टर्म्स, nth टर्म की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट 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 n डिवाइडेड बाय n। ज्योमेट्रिक मीन होता है हमारे पास nth रूट ऑफ a b c अप टू n एंड हार्मोनिक मीन होता है हमारा 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस अप टू 1 बाय n डिवाइडेड बाय n। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो दैट अगर हमारे पास केवल दो टर्म्स थे तो हम लोग क्या रखते थे भाई 1 बाय a प्लस 1 बाय b डिवाइडेड बाय 2 रखते थे, करेक्ट। तो ये जो 2 है वो ऊपर आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय a प्लस 1 बाय b एंड 1 बाय a प्लस 1 बाय b को जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, a b हो जाएगा इसका एलसीएम जो कि ऊपर आ जाएगा एंड नीचे बचा रह जाएगा a प्लस b जो कि हमारा 2 टर्म्स का आंसर आ रहा था। तो इस तरीके से जो जनरल टर्म है मीन को फाइंड आउट करने का वो हमारे कुछ इस तरीके से है। तो ये भी आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो एंड इसके बाद हम लोग जो है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपका बेसिक कमांड आ जाए किस तरीके से आपको फॉर्मूले को क्वेश्चन में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इजी है, तो वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चंस को खुद से जरूर से एक बार ट्राई करना। ओके चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द 4th, 7th and 10th term of a GP is PQR respectively. Then which of the following equation is correct? अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो तरीका ये है दैट अब क्योंकि क्वेश्चन भी मुझे इक्वेशन के फॉर्म में दी हुई है, मतलब एक वेरिएबल के फॉर्म में दी हुई है एंड जो हमारा इक्वेशन है जो कि हमारा ऑप्शन है वो भी इक्वेशन के फॉर्मेट में दी हुई है। इट सिंपली मीन्स कि ये जो कंडीशन है ना वो दुनिया के किसी भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मैं अपने आप से कोई एक सिंपल सा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो है वो अज्यूम कर लेता हूं। लेट्स से मैंने अज्यूम कर लिया जो हमारा बेसिक हम लोगों ने पिछले वीडियो में लिया था, दैट इज 1 2 4 8 16 32 64 128 256 एंड 512, ये मैंने टोटल एक जीपी जो है वो कंसिडर कर लिया। अब 4th टर्म मेरी पी है, 1 2 3 4 ये है मेरा पी। उसके बाद 7th यानी कि 5 6 7 ये है मेरा क्यू एंड 10th टर्म जो है वो है मेरा आर, ठीक है। तो ये मेरा पी क्यू आर की वैल्यू हो गई। अब इंडिविजुअली आप सभी के सभी ऑप्शन में इन वैल्यूज को रख करके देखोगे तो आपको एक ना एक जीपी मिल जाएगा जो कि इस पर्टिकुलर इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आप इंडिविजुअली सभी इक्वेशन को ट्राई कर सकते हो, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। मैं डायरेक्टली बी में इसको पुट करके दिखा देता हूं। पहले आपको क्यू स्क्वायर बोला हुआ है, मतलब 64 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू P इंटू आर यानी कि 8 इंटू 512। तो 64 का स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है 4096 एंड 8 इंटू 512 कितना हो जाएगा 4096। ऑब्वियसली ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगी, बाकी किसी भी ऑप्शन में आपका इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो एक तो तरीका ये हो गया चीजों को सॉल्व करने का। एक दूसरा तरीका जो है जो कि स्टैंडर्ड मेथड है किसी भी जीपी को सॉल्व करने का, वो ये दैट अब क्योंकि मुझे 4th टर्म बोली गई है तो 4th टर्म क्या होता है AR की पावर 3, ये है मेरे पास P। उसके बाद 7th टर्म यानी कि AR की पावर 6 ये क्या दिया हुआ है मुझे, Q दिया हुआ है एंड 10th टर्म यानी कि AR की पावर 9 ये मुझे बोला गया है R, ठीक है। अब इन तीनों को एज्यूम कर लेने के बाद अब क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं P और R को मल्टीप्लाई में करना है तो मैं इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो AR क्यूब मल्टीप्लाइड बाय AR 9 विल बी इक्वल टू PR। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आर की पावर 12 इज इक्वल्स टू पी आर,
और a r की पावर 6, ठीक है, यहां पर a r की पावर 6 आप देखोगे तो ये q की वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं ए आर की पावर 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर में लिख सकता हूं, एंड ए आर की पावर 6 की जगह पर मैं q स्क्वायर लिख सकता हूं, जो कि मेरा यहां से डायरेक्टली रिजल्ट आ रहा है। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, जो कि अगेन मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहां से आप देख पा रहे हो दैट हमारा जो ये क्वेश्चन है बेसिकली वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। The distance traveled in meter by a ball dropped from a height are 128 by 9, 32 by 3, 8, 6। ये एक इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मुझे एंड नहीं दिया गया, लास्ट टर्म मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो ये मेरा इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन हो गया। 128 by 9, 32 by 3, 8, 6, इस तरीके से मेरा जो जीपी है वो जा रहा है। अब मुझे बोला गया है कि टोटल कितना डिस्टेंस इसने बॉल ने ट्रेवल किया होगा। तो टोटल डिस्टेंस के लिए ऑब्वियस सी चीज है, मेरे को हर एक टर्म को जो है वो आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, यहां पर मैं सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज a बाय 1 माइनस आर। अब रेडियस आपका रेशियो कैसे निकल सकता है, 32 by 3 किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को लेकर के आप डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाय 9 by 128। बेसिकली डिवाइड में था, आपको पता ही होगा दैट a बाय b डिवाइडेड बाय c बाय d होता है। तो वो बेसिकली a बाय b मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल हो जाती हैं चीजें, d बाय c हो जाती हैं। तो सेम यहां से जब आप करोगे तो आपका कॉमन रेशियो जो है वो 3/4 आ जाएगा। अब इस कॉमन रेशियो को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो a की वैल्यू है आपकी 128 by 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो इज 3/4। एंड जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे, ये तो सॉल्व करने की मुझे लगता नहीं है कि कोई जरूरत है, ये इजी सा कॉन्सेप्ट है। जब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 512 by 9 मीटर आपका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद पॉजिटिव टर्म इज 48। सिंपल सी चीज है, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a बाय 1 माइनस आर, एंड ये मुझे 48 गिवन है। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, दैट a इज इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर। ये चीज मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं। ठीक है, आगे मुझे बोला गया है सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म इज 36। पहला टर्म किसी भी जीपी का क्या होता है, a, दूसरा टर्म क्या होता है, a r। इन दोनों का सम मुझे कितना बोला गया है, इन दोनों का सम मुझे 36 बोला गया है। यानी कि मैं यहां से अगर a को कॉमन ले लूं तो यहां पर मेरे पास 1 प्लस आर इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। अब a की वैल्यू मैं यहां से इसमें पुट कर देता हूं, दैट इज 48 इंटू 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 36। अब यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये बेसिक सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो r की वैल्यू है ना वो आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। ठीक है, प्लस माइनस 1/2 आपका कॉमन रेशियो का वैल्यू आ जाएगा। बट इसमें हम लोग केवल पॉजिटिव वाले टर्म को ही इंक्लूड करेंगे, नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देंगे। रीजन बहुत ही सिंपल है, आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो मुझे बोला गया है दैट मेरी जो जीपी है ना उसमें केवल और केवल पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो आप खुद ही बताओ, ए बी सी डी अगर ये सब के सब पॉजिटिव टर्म है तो किसी भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करने से मेरा नेगेटिव तो कभी आने नहीं वाला है। तो इसलिए मेरा जो रेशियो है ना वो प्लस 1/2 ही रहने वाला है। अब जब आपको रेशियो पता चली चुकी है, अब आपको सेकंड टर्म पता करना है, यानी कि ए आर की वैल्यू पता करनी है। तो आप आर की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में फाइंड आउट डाल करके आप ए की वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन में डालू मैं तो ए इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, ए की वैल्यू आ गई आपकी 24। ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर 24 है, आर की वैल्यू 1/2 है, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 12, दैट इज नथिंग बट द सी ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो समझ में आया होगा, एंड किस तरीके से क्वेश्चंस को आपने अप्रोच करना है ये भी आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग मिक्स एंड मैच देख लेते हैं, जहां पर एपी एंड जीपी से रिलेटेड हम लोगों को बेसिक्स वगैरह पता चल जाने के बाद कुछ बेसिक्स मतलब कुछ बेसिक्स टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए विल टेक दिस इनटू अनदर वीडियो। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को पॉज करो और ट्राई करो खुद से। अब देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से पहले वीडियो को ट्राई करो, बिकॉज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने पिछले एग्जांपल्स में भी देखे हैं एंड फॉर्मूले भी देखे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। देखो फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। एंड मुझसे पूछा क्या गया है,
15th टर्म पूछा गया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला था, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मुझे t15 पूछा हुआ है तो क्या मैं इसको a प्लस 15 माइनस 1d नहीं लिख सकता? तो क्या मैं इसको a प्लस 14d नहीं लिख सकता, राइट? तो a कितना है, a हमारा है 2 प्लस 14 इंटू डी कितना है 3, 14 3 जा 42, 42 प्लस 2 इज 44। तो क्या आपका 15th टर्म 44 नहीं हो गया? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज 11th एंड 7th टर्म आर 5.25 एंड 3.25 रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है, दैट आपका 11th टर्म आपको दिया हुआ है 5.25। 11th टर्म का क्या मतलब होता है, a प्लस 10d। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया a प्लस 10d की वैल्यू है आपके पास 5.25। सिमिलरली 7th टर्म यानी कि a प्लस 6d आपको दिया हुआ है कितना, 3.25। ठीक है, मुझे सिंपल दिख रहा है दैट इन दोनों को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं a को यहां से कट कर दूंगा एंड 10 माइनस 6 इज 4d, 4d इज इक्वल टू 2 एंड d की वैल्यू यहां से आ गई मेरे पास 2/4 यानी कि 1/2 और 0.5। अब मुझसे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, मतलब SN का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ n टर्म्स व्हाट इज दैट n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भाई मुझे d तो पता चल गया, बट क्या मुझे a पता चली है? a मुझे पता नहीं चला है। तो आप क्या करोगे, a को फाइंड आउट करोगे। a कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, a सिंपली आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल सकते हो, जैसे कि a प्लस 6d यानी कि 6 इंटू 1/2 यानी कि ये हो गया 3 इज इक्वल टू 3.25। मैंने बेसिकली इस इक्वेशन में d की वैल्यू पुट की है, तो यहां से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 0.25। अब मेरे पास a भी है, d भी है, n भी है, तो सम ऑफ 15 टर्म्स इज इक्वल टू 15/2 2 इंटू 0.25, n कितना है अगेन 15 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, d इज 1/2, या तो आप इसको 0.5 लिख लो, दोनों की मतलब सेम ही है। आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 7.5, ठीक है, एंड ये आ जाएगा आपका 0.5 इंटू 14, सॉरी यहां पर प्लस है, प्लस 14 इंटू 0.5 प्लस 14 इंटू 0.5। बस ये समेशन आप इसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा समथिंग अराउंड 56.25। आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो, मैं इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। बेसिकली 14 5 जा 70 होता है, तो यहां से आ गया 7 प्लस 0.5 इज 7.5 एंड 7.5 इंटू 7.5 करोगे तो क्या होता है भाई, मैंने आपको स्क्वायर वाला ट्रिक ऑलरेडी बता दिया है, 8 7 जा 56, तो 56.25 आपने देखा। आपको अगर स्पीड मैथमेटिक्स वाला वीडियो आपने लीव नहीं किया तो इस वीडियो में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली इस स्टेप के बाद आंसर को मार्क कर सकते थे, ठीक है भाई। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। चलो भाई हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट फाइंड द सम ऑफ द सीरीज -100 -95 -90 ऐसे करके आपका 120 तक आया हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व करने के भी अगेन आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है दैट आप डायरेक्टली सम निकाल लो। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है दैट अगर आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता है तो आपको सम का फॉर्मूला जो है वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत है ही नहीं। जैसे हम लोगों ने पिछले टर्म में जहां पर हम लोगों को फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता नहीं थी तो हम लोगों को बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा, राइट। बट यहां पर मुझे फर्स्ट टर्म पता है -100 एंड लास्ट टर्म पता है 120, तो क्या मैं यहां पर ये नहीं यूज कर सकता n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला, n/2 a प्लस l, ठीक है। तो अब मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट मुझे n नहीं पता है। अगर मुझे n कहीं से पता चल जाए तो मुझे पता है दैट -100a है प्लस l जो है हमारा 120 है, ओके। तो मैं यहां से n निकाल सकता हूं अलग से। कैसे निकाल सकता हूं, लेट से हम लोगों को अगर n निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, tn nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अगर मुझे nth टर्म दिया हुआ है लेट से 120 तो a मेरा कितना है -100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो अब d कितना है, इसमें d है आपका 5 का, 120 माइनस 115 इज 5, ठीक है। तो आप ये इधर जाएगा तो 120 प्लस 100 इज 220 एंड यहां से आपका आ गया 5n माइनस 5 एंड ये हो जाएगा आपका 225/5 इज इक्वल टू n एंड n की वैल्यू आ जाएगी 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 45, यानी कि आपका आ गया आंसर 45/2 मल्टीप्लाइड बाय 120 में से 100 गए तो आ गया 10, आपका आंसर आ गया 450। तो आपने देखा दैट आप इस फॉर्मूले से भी इसको ट्राई कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे। आप n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में भी चीजों पुट करोगे, सब चीजों को पुट करोगे तो इजिली फाइंड आउट कर पाओगे दैट आपका आंसर सेम ही आ रहा है। बट
यहां पर जो मैं आपको लॉजिक बताना चाहता हूं वो ये लॉजिक है दैट आप इतने बड़े बड़े फॉर्मूले से बचने के लिए आप ये भी कर सकते हो दैट आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है दैट देखो भाई ये कुछ ऐसा जा रहा है -100 -95 -90 डॉट 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 डॉट, ये कहीं ना कहीं +90 95 100 105 110 115 एंड 120 कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। तो भाई आप अब जब सबको ऐड करोगे तो आप ये नहीं देख रहे कि -100 + 100 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, -95 + 95 कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली -90 90 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी आपके 105 से पीछे के टर्म्स है ना वो सब के सब जो है वो इजिली कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब बचा कितना 1 2 3 4 यानी कि 400 प्लस 15 25 45 प्लस 5 इज आपका 50 यानी कि 400 प्लस 50 आपका 450 आंसर हो गया। आपने देखा जरा से अगर मैं लॉजिक को यूज रखूं, लॉजिक का यूज करूं तो मैं सारे के सारे n का कैलकुलेशन या फिर सम का कैलकुलेशन सबसे बच करके सिंपल मैंने इसको आंसर को फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से आपको पैटर्न भी ढूंढना है दैट क्या कोई चीजें कैंसिल होकर के तो नहीं आ रही हैं। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द 288th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए बी बी ट्रिपल सी। मतलब अल्टीमेटली आप यहां पर एक पैटर्न देख रहे हो दैट अगर पहला टर्म है तो वो ए है, दूसरा टर्म है तो वो 2 बार बी है, तीसरा आपका 3 बार सी है, चौथा आपका 4 बार डी है। तो इससे मुझे 288th टर्म पूछी हुई है, मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 4 5 6 इस तरीके से 288th टर्म पूछी हुई है। तो मैं क्या इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 ऐसे नहीं मेंशन कर सकता है कि नहीं। अब ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n + 1/2, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, अब यहां पर आप रैंडम कोई भी वैल्यू पुट करो तो मैं मान लेता हूं कि पुटिंग n = 23, आप रैंडम 20 पुट करके देख सकते हो, 21 पुट करके देख सकते हो। तो जब मैं रैंडमली n को 23 पुट करता हूं ना तो यहां पर मेरा आ जाता है 23 × 24/2 दैट कम्स आउट टू बी 276। मतलब ये आगे जब चलेगा ना तो 276th नंबर पर जो लेटर होगा वो 276 टाइम्स रिपीट कर रहा होगा, है कि नहीं। 276 जो लेटर है 276 का जो टर्म है वो 276 टाइम्स जो है वो इस तरीके से रिपीट कर रहा होगा। तो अल्टीमेटली मुझे ये चीज पता चल रही है दैट आपका यहां पर कौन सा जो टर्म है वो आ रहा होगा, तो वो टर्म आ रहा होगा आपका 23rd टर्म। मतलब ये 23rd टर्म जो है ना वो आपका 276 बार जा रहा होगा। तो 23rd टर्म अगर आप देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका सिंपली आपसे 288th टर्म पूछी हुई है ना, ठीक है, तो XW, ठीक है, 23rd टर्म जो हो जाता है वो हो जाता है आपका W, देखो भाई WXYZ। तो ये होता है 26 25 24 23। तो 23rd टर्म जो होगा वो आपका W होगा जो कि आपका 276 बार आ रहा होगा। बट हम लोगों से 276 वाला टर्म होगा, बट हम लोगों से 288 पूछा है तो अगला वाला जो है वो आगे तक रिपीट हो रहा होगा। आपका आंसर जो है वो X आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, आपको इसमें थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है एंड चीजों को समझने की कोशिश करनी है। दैट मैंने हिट एंड ट्रायल से 23rd टर्म को पुट किया। मैंने 23rd को क्यों पिक किया, सिंपल सी चीज है, बिकॉज यहां पर देखो WXYZ जो है सब 20 से ऊपर है। ठीक है, 20th लेटर जो होता है हमारा उससे हमारा ऊपर है, तो इसलिए मैंने रैंडम कोई एक नंबर पुट किया जिससे मुझे ये पता चला दैट 276 बार 23rd लेटर जो है वो रिपीट हो रहा होगा। मतलब 276 वाला जो लेटर होगा ना वो 23rd लेटर होगा। इस तरीके से मुझे पता चल गया। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है वीडियो को 1-2 बार देखो पीछे जाकर के एंड इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, तब आप इजी वे में समझ पाओगे। चलो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन इज ऑन 1st March अ मैन सेव्ड ₹1 and the next day he saved ₹2, third day 3 and so on। मतलब जो मैन है उसने पहले दिन ₹1 बचाए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 ऐसे करके वो सेव करता चला जा रहा है। फाइंड ऑन विच डेट हिज टोटल सेविंग्स वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके टोटल सेविंग्स जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर कौन सी डेट को हो जाएंगे। तो देखो भाई टोटल सेविंग का मतलब क्या है, दैट सारे सेविंग्स का सम है कि नहीं। तो ये क्या है, ये एपी है, तो एपी में मुझे सम का फॉर्मूला पता है। ये बेसिकली एक नेचुरल नंबर ही तो है ना, सम का फॉर्मूला आपको डालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर n + 1/2 डालोगे तो आप ज्यादा इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। अब मुझे बोला गया है दैट n + 1/2 का जो रिजल्ट आना चाहिए वो एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, डन। तो अब देखो कब ये परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है, मतलब n की कौन सी वैल्यू पर ये परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है। पहले आप भाई देखो 17 को डाल के देखो,
17 को पकड़ा मैंने, तो 1 तारीख से 17 तारीख के बीच में कितना मतलब कितने डेज होते हैं, 17 होते हैं। तो अगर 17 इंटू 18/2 करूं तो 2 9 जा 18, 9 7 जा 63, 9 1 जा 9, 153 आया। तो क्या 153 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। वाई? बिकॉज 12 स्क्वायर हमारा 144 होता है एंड 13 स्क्वायर हमारा 169 होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली आप 18th भी डालोगे तो भी आपका 18 इंटू 19/2 दैट कम्स आउट टू बी 9, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 17, 171, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली 26 डालोगे तो 26 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 2 आपका आ गया 13, एंड आप जब 13 27 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो फाइनली हमारा आंसर इसमें नन ऑफ दीज है। इसका राइट आंसर क्या है? बेसिकली जब आप n को 8 पुट करोगे तो आप देखोगे दैट 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, 4, 9 4 जा 36, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो n की हो सकती है वो 8 हो सकती है। मतलब 8 तारीख को जो है हमारा पहली बार इस सब का सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। आगे भी बन सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि 8 तारीख के बाद उसका सम परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं। डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस, मुझे पता नहीं आगे कब जाकर के ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ना बने, आई डोंट नो, बट पहली बार तो 8 तारीख को बनेगा। बट क्वेश्चन हमारे जो ऑप्शन है उसमें 8 जो है वो दिया नहीं है, तो आपका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को जरूर से एक बार से वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करना, बिकॉज इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हम लोगों का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उससे रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एक साथ यूज हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा ये टर्म क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। क्वेश्चन इज दैट अ मैन अरेंजेस टू पे हिज डेट ऑफ ₹3600 इन 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स विच फॉर्म्स एन एपी। मतलब कि एक मैन है जिसको कि 3600 डेट जो है वो पे करना है, एंड वो ऐसा सोचता है दैट मैं 40 एपी से रिलेटेड एपी एक बना करके मैं 40 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दूंगा। मतलब अगर वो 40 इंस्टॉलमेंट्स पे कर देता, ठीक है, 40 इंस्टॉलमेंट्स मतलब कि सम ऑफ 40 इंस्टॉलमेंट्स, तो वो अपना पूरा का पूरा जो है वो पे कर चुका होता डेट, दैट इज 3600। बट क्वेश्चन में आगे ट्विस्ट दिया हुआ है दैट 30 इंस्टॉलमेंट्स के बाद जो हमारा पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है एंड 1/3 ऑफ द डेट जो है वो बचा रह जाता है। तो मतलब जो पर्सन है उसने टोटल कितना इंस्टॉलमेंट पे किया? 30 इंस्टॉलमेंट्स वो पे कर चुका है, ठीक है। एंड सम ऑफ 30 टर्म्स, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद 1/3 ऑफ द डेट जो है वो बचा रह जाता है। मतलब मैं क्या ये नहीं कह सकता दैट 1/3 ऑफ 3600 उसने पे नहीं किया, मतलब कि 1200 पे नहीं किया, तो 3600 माइनस 1200 विल बी समथिंग अराउंड 2400, मतलब उसने 2400 तो पे कर दिया है कि नहीं? तो आप क्या ये नहीं कह सकते कि सम ऑफ 40 टर्म्स 3600 है, बट सम ऑफ 30 टर्म्स हम लोगों को 2400 दिया गया है, एंड हम लोगों को ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई इसमें आप कोई सा भी फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हो। मुझे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो इजी तरीका लग रहा है वो ये दैट n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला जो फॉर्मूला है, मतलब अगर आप सम ऑफ 40 टर्म्स देखोगे ना, सम ऑफ 40 टर्म्स, सम ऑफ 40 ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं इसमें अप्लाई करना चाहूंगा सम ऑफ 40 टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए अकॉर्डिंगली क्या मैं ये नहीं लिख सकता, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आएगा, सम ऑफ 40 टर्म्स इज इक्वल टू 3600 इज इक्वल टू 20, ओके नॉट लाइक दिस, 20 यानी कि 40/2 20, 2a प्लस 39d, ठीक है। एंड सम ऑफ 39 टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके पास 2400, एंड उसको आप फर्दर सॉल्व करोगे n/2 वाले फॉर्मूले से तो वो आ जाएगा 15, 2a प्लस 29d। तो भाई आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है एंड आपके पास सिमिलरली दो वेरिएबल है। आपको इसको सिंपली एल्जेब्रिक मेथड से इसको आपको सॉल्व करना। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका जो है वो कुछ इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। मतलब ये वाला जो टर्म है ना, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 180, एंड ये वाला आ जाएगा आपका 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 160, ठीक है भाई। तो अब इस पॉइंट के बाद आपके पास दो इक्वेशन है एंड दो वेरिएबल है, दैट इज a एंड d। तो आप इजीली जब इसको सॉल्व करोगे, मैं यहां पर सोल्यूशन वाला पार्ट जो स्किप कर रहा हूं बिकॉज ये बेसिक्स है, एल्जेब्रिक इक्वेशन है, आप इन सबको माइनस करोगे एंड इजीली
आपका ए कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से आपका 10d इज इक्वल टू 20, डी की वैल्यू आपकी सिंपली, वैसे मैंने सॉल्व कर ही दिया, डी की वैल्यू 2 आ जाएगी एंड जब डी की वैल्यू 2 आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके ए की वैल्यू जो है वो 51 आ जाएगी। अब मुझे जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूछी है वो ए ही है एंड सी ही मेरा राइट आंसर होगा। तो आपने देखा काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, वैसे क्वेश्चन काफी इजी था, बस आपको क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है ये चीज पता होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो भाई ये हमारा अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन एन एपी इज 6 एंड दैट ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज 16। इफ द एपी हैज 13 टर्म्स व्हाट इज द सम ऑफ मिडिल 3 टर्म्स। अब देखो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कुछ इस तरीके से एपी फॉर्म कर सकते हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सिमिलरली ये 13 टर्म्स तक जा रहा है तो a प्लस 12d, ये आपका एपी बन गया। ठीक है, अब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स है, तो अगर मैं इन तीनों टर्म्स को पिक करूं तो क्या मेरा ये a प्लस d प्लस a प्लस 2d ऐसा नहीं बन जाएगा, a प्लस 2d, इन तीनों टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो यहां पर मेरे पास सिंपली बन गया ये 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 6, यानी कि a प्लस d की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। सिमिलरली मुझे आगे क्या दिया हुआ है, आगे मुझे बोला गया है लास्ट के 3 टर्म्स का सम जो है वो 16 है, तो लास्ट के 3 टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, a प्लस 10d प्लस a प्लस 11d प्लस a प्लस 12d, इन तीनों का सम मुझे दिया गया है 16, तो ये क्या मैं 3a प्लस 33d नहीं लिख सकता इसको, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है भाई, अब देखो इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 6 एंड यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 6, सब्ट्रैक्ट करो इन दोनों को एंड आप इनका कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा आपका 30d इज इक्वल टू 10, d की वैल्यू आपकी 1/3 आ गई एंड सिमिलरली a की वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो a की वैल्यू आपकी 5/3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो 13 टर्म्स में जो बीच के 3 टर्म्स होंगे वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, आप कहीं पर रफ में कर लो, आपका बेसिकली मैं काम करता हूं, आई होप आपने a तक तो सॉल्व कर ही लिया होगा, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके मैं आपको मिडल 3 टर्म्स जो है वो बताना चाहता हूं, मिडल 3 टर्म्स का मतलब क्या है। लेट्स से हमारे पास कुछ टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मिडल 3 टर्म्स का मतलब है ये दोनों दो इधर से जाएंगे एंड सिमिलरली आपके ये दोनों, मतलब अल्टीमेटली जो आपके 13 टर्म्स होंगे ना, इसके मिडल टर्म्स कौन से हो जाएंगे, मैं इसको रब कर देता हूं, आई थिंक ये कम है। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, मान लो ऐसा हमारे पास 13 टर्म्स हैं, ओके नॉट दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो अगर मैं यहां से 3 टर्म्स हटा देता हूं और यहां से भी 3 टर्म्स हटा देता हूं, अगेन यहां से 2 टर्म्स, यहां से 2 टर्म्स, तो मिडल 3 टर्म्स कुछ ये बन जाएंगे। तो ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 6th टर्म है, तो क्या मैं a प्लस 5d प्लस a प्लस 6d प्लस a प्लस 7d तो पूछ रहा हूं, राइट, तो ये क्या हो जाएगा अगेन से 3a प्लस 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 इज 18, यानी कि 3a प्लस 18d की वैल्यू आपको पूछी हुई है, तो जब आप a एंड d की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 11। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, इजिली हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो भाई ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू n टर्म्स इज 10 टू द पावर n माइनस 1/9, तो आपको बेसिकली ये 4 के टर्म्स में अगर चला जाता है 4 प्लस 44 प्लस 444, तब आपका क्या सोल्यूशन होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो इसका एक सोल्यूशन तो ये है दैट आप इजिली इसमें फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बट वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा दैट आप क्या करो, आप फॉर्मूला अप्रोच लगाओ, सॉरी ऑप्शन अप्रोच लगाओ। तो आप ऑप्शंस लिख लो, मैंने ऑप्शंस यहां पर इसलिए नहीं दिए क्योंकि ऑप्शंस को अगर मैं यहां पर टाइप करता तो आपके लिए कंफ्यूजन हो जाता। तो पहला ऑप्शन है आपका 4/9 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 4n/9, ठीक है। बी ऑप्शन है 4/81 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 4n/9, ठीक है। सी ऑप्शन है आपके पास 40/81 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 4n/9, एंड आपके पास डी ऑप्शन है, सॉरी इज नॉट लाइक दिस, 40/9 10 टू द पावर n
-1 माइनस का 4n/9, ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मुझे ये चीज पता चल रही है दैट जब n की वैल्यू 1 है तब मेरा जो टर्म है वो 4 आना चाहिए। भाई फर्स्ट टर्म तो 4 ही है ना, तो सब में मैं n की वैल्यू 1 डाल करके चेक कर लूंगा, ठीक है। जिसमें 4 आंसर आया वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो जब यहां पर फर्स्ट टर्म में मैं इस फर्स्ट ऑप्शन में 1 डालता हूं n की वैल्यू, तो 4/n 10 की पावर 1 - 1 दैट इज 9 माइनस 4/9, ठीक है। तो क्या 4 - 4/9 4 आएगा? कभी भी नहीं आएगा, ये आपका डेसिमल में चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो भाई, 4/81 इंटू 9 माइनस 4/9, तो 9 9 जा 81, 4/9 माइनस 4/9 0 आ गया, ये भी हमारा ऑप्शन राइट नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखो, 40/81 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 4/9, तो ये 9 9 जा 81 हो जाएगा, 40 माइनस 4/9 दैट कम्स आउट टू बी 36/9, 9 4 जा 36। सी ऑप्शन जो है वो अभी तक के हिसाब से करेक्ट चल रहा है, बट एक बार मैं डी ऑप्शन भी देखूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दैट फर्स्ट टर्म में 1 से 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाते हैं। तो 40/9 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 4/9, तो आप ये देखोगे तो 9 9 कैंसिल हो गया, अगेन 40 माइनस 4/9 आ रहा है, ये भी आपका डेसिमल में आ जाएगा। तो आपको जो राइट आंसर है वो सी होगा। आपने देखा दैट मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट टर्म 4 होगा, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द 4th, 7th एंड 10th टर्म ऑफ अ जीपी इज पी, क्यू एंड आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसमें कोई भी जीपी लेकर के सॉल्व कर सकते थे। जैसे पहला तरीका ये हो सकता है, मैंने मान लिया एक जीपी अज्यूम कर लिया 1 2 4 8 16 32 64 128 256 एंड 512, ये मेरा 10 टर्म्स का जीपी हो गया। अब मुझे बोला गया 4th, 7th एंड 10th, यानी कि 4th, 7th एंड 10th टर्म ऑफ अ जीपी, ठीक है। 1 2 3 4th 16 5 6 7th टर्म ये होगा, सॉरी 7th टर्म इज 64, ठीक है। 8 9 एंड 10th टर्म इज 512। अब मुझे बोला गया है कि P जो है वो 8 है, Q जो है वो 64 है, R जो है वो 512 है। पहला देखो क्या बोल रहा है, P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। क्या कभी भी 8 का स्क्वायर 512 के स्क्वायर के इक्वल हो सकता है? नहीं, तो A हमारा ऑप्शन गलत हो गया। Q स्क्वायर इक्वल टू पी आर, तो 64 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू आर। तो देखो भाई 64 का अगर आप स्क्वायर फाइंड आउट करोगे ना, तो 64 का स्क्वायर आपका आता है समथिंग अराउंड 4096 एंड सिमिलरली अगर आप 8 इंटू 512 करोगे ना, तो 8 इंटू 512 जो है वो भी आपका 4096 आता है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। आपको बाकी सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये अकेला जो है हमारा वो सेटिस्फाई करेगा। ये एक तरीका था, आपने अज्यूम कर ली वैल्यूज को एंड सॉल्व कर ली, इसमें आपका फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा तरीका क्या था, दैट दूसरा तरीका आप अज्यूम कर सकते थे टर्म्स को एंड तब आप फाइंड आउट कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल 4th टर्म बोला गया ना, तो किसी भी जीपी का nth टर्म क्या होता है, AR टू द पावर n-1, तो 4th टर्म होगा P, वो होगा AR क्यूब। Q जो होगा वो होगा AR की पावर 6, क्योंकि ये 7th टर्म है, तो 7 - 1 इज 6, एंड rth टर्म होगा R जो होगा वो होगा AR टू द पावर 9, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है एंड ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपका क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू AR क्यूब मल्टीप्लाइड बाय AR की पावर 9। तो क्या ये A स्क्वायर इंटू R की पावर 12 नहीं हो गया, ठीक है, नॉट लाइक दिस। पी आर इज इक्वल टू AR क्यूब मल्टीप्लाइड बाय AR की पावर 9। तो अब आप सेकंड वाले इक्वेशन को देखो, तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा नहीं लिख सकता दैट ये जो है वो Q स्क्वायर ही है। क्यों? क्योंकि Q क्या था, A R की पावर 6। अब इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये A स्क्वायर एंड R की पावर 12 नहीं बन जाएगा, तो यही तो यहां पर लिखा हुआ है। तो सिंपली पी आर इज इक्वल टू Q स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है भाई। अब देखो भाई, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर बाय अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट आर 128/9, 32/3, 8, 6 लाइक दिस, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास एक बॉल है एंड वो 128/9 मीटर उसने पहले ट्रेवल किया, दूसरी बार उसने 32/3 ट्रेवल किया, मतलब पहला डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 128/9, अगला डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 32/3, थर्ड डिस्टेंस 8, फिर 6, इस तरीके से एक इनफाइनाइट सीरीज जो है वो बन रही है। तो रेस्ट पे आने से पहले आपका टोटल कितना डिस्टेंस बॉल ने ट्रेवल किया होगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी है। तो अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी का आपको फॉर्मूला बताऊं तो वो होता है A
अपॉन 1 माइनस आर। तो आपको सिंपली बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। अगर आप 128/9 अपॉन 1 माइनस 3/4 करोगे एंड अब जब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 512/9 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो सी एक राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बस आपको इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी हुज पॉजिटिव विथ पॉजिटिव टर्म इज 48 and the sum of its first two terms is 36. Find the second term. बेसिकली हम लोगों के पास एक जीपी दी गई है जिसमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स मुझे 48 दिया गया है। मतलब अल्टीमेटली सम का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। तो इसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी 48 जो है वो गिवन है एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट टू टर्म इज 36। 36 जो है वो अगले दोस्त की सम का वो मुझे दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली पहले मैं यहां से ये चीज फाइंड आउट कर सकता हूं दैट ये हो जाएगा 48 1 माइनस आर। अब अगला टर्म मुझे क्या दिया गया है, a प्लस ए आर इक्वल टू 36 दिया गया। भाई ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो a प्लस 1/r इज इक्वल टू 36। अब देखो इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को आप टैली करोगे तो कहीं पर भी आप a की वैल्यू पुट कर दोगे ना, जैसे मान लो a की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो a की जगह पर क्या लिखना है मुझे, 48 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 36। तो ये 1 माइनस आर a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। 48 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से 12 4s आर 48, 12 3s आर 36। तो आप यहां से इजिली इसको देख सकते हो दैट 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, एंड ये आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। ठीक है, आर की वैल्यू जब प्लस माइनस 1/2 आ जाएगी, तो जब आप आर की वैल्यू नेगेटिव रखोगे ना, तो आपके जो है वो आपको बेसिकली कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। देखो अब आर की वैल्यू में अगर प्लस 1/2 डालता हूं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 48 इंटू 1 माइनस आर था, तो 1 माइनस आर की वैल्यू क्या मैं पुट कर रहा हूं, आर की वैल्यू में प्लस 1/2 पुट कर रहा हूं। आप जब माइनस पुट करोगे तो आपके सारे जो है टर्म्स जो है वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24 एंड ए आर की वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू 1/2 दैट कम्स आउट टू बी 12। ठीक है, तो आपका जो 12 है वो आंसर है। अगर आप माइनस 1/2 रखते तो ए की वैल्यू क्या आ जाती, ए आ जाती है आपकी 48, 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये हो जाता 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 48 इंटू 3/2 दैट कम्स आउट टू बी 2 2 4 2 4 12 एंड ये आ जाता आपका 72 एंड 72 इंटू माइनस 1/2 आप करते तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हो सेकेंड टर्म जो है वो माइनस आ जाती। ओके, तो हमारे पास माइनस में ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको सिंपली रिजेक्ट कर दोगे। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे प्रोग्रेशंस में, बस आपको पता होना चाहिए दैट अप्रोच आपको क्या रखनी है। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों को, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4/9 एंड 169/9। ठीक है, अब देखो ज्योमेट्रिक मीन आपको पता करना है, तो आपको मैंने ऑलरेडी ये चीज बता रखी है। ज्योमेट्रिक मीन का आपको फॉर्मूला लगाना है। इसमें ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, है कि नहीं। तो अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है तो आपको अंडर रूट ए बी, ए की वैल्यू है 4/9 एंड 169/9। ठीक है, तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप इजिली देखोगे दैट 169 मल्टीप्लाइड बाय 4 आपका होता है समथिंग अराउंड 676 एंड अगर आप अंडर रूट 676 करते हो तो आपका आता है 26, यानी कि 26/9 आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेना था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ जीपी एड्स अप टू 12। मतलब आपको क्वेश्चन में सिंपली गिवन है दैट a प्लस ए आर इज इक्वल टू 12, यानी कि a कॉमन निकाल लू तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12। ये मुझे पहला इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है। आगे बोला गया हुआ है द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 48। मतलब ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 48। तो अगर मैं यहां से भी ए आर कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास 1 प्लस आर इज इक्वल टू 48 बन जाएगा। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। इफ द टर्म्स ऑफ जीपी आर ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। देखो ऐसे केस में आपको सिंपली इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट करोगे अगर आप, तो आपका आ जाएगा समथिंग अराउंड ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर अपॉन ए 1 प्लस आर। ठीक है, एंड ये आ जाएगा आपका 48/12। आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4, आर की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे। लेट्स से मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो ये आ जाता है ए 1 प्लस आर, आर की वैल्यू अगर मैं माइनस 2 रखूं, -2, तो ये आ जाता है 12 एंड यहां से आपकी ए की वैल्यू -12 आ जाएगी। तो आपका आंसर जो है वो
-12 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप प्लस रख देते हो ना तो आप देखोगे दैट प्लस रखने की वजह से हमारा सारा का सारा टर्म जो है पॉजिटिव आने लग जाएगा, तो ये हमारा सिंपली इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दैट अ पिंग पोंग बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 45 मीटर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब एक बॉल है जिसको कि मैंने एक बिल्डिंग से थ्रो किया एंड उसने 45 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। द बॉल बाउंसेस बैक 3/5 ऑफ द डिस्टेंस। तो देखो 45 का 3/5 कितना होता है, 3/5 ऑफ 45 27, मतलब अब ये 27 तक ही ऊपर जा पाएगा एंड वापस 27 जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर से 3/5। बेसिकली आपका जो बॉल है वो पहले 45 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, फिर 27 का डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद फिर से 27 का डिस्टेंस करेगा, प्लस आगे बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो ये 54 हो जाएगा। तो 45 प्लस 54 प्लस अगर आप आगे जाओगे तो भी आप देखोगे दैट 27 का भी आप आगे जाओगे तो बेसिकली एक जीपी फॉर्म कर देगा। ठीक है, अब सम ऑफ जीपी क्या होता है, आपको सिंपली इसमें करना है आपको 45 प्लस 54, 45 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, यानी कि 1/3/5 ए बाय 1 माइनस आर का आपने फॉर्मूला लगा दिया। तो आप जब आपका जो रेशियो बन गया वो आ गया 3/5। बेसिकली ये फर्स्ट वाला तो रहेगा ही रहेगा, इसके बाद का जो टर्म है सब के सब यहाँ के बाद के सारे टर्म जो है वो एक जीपी बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका सिंपल सा इक्वेशन ही बना हुआ है, तो 180 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आप ये क्वेश्चन समझे हो। बस इसमें 45 मीटर का कोई जीपी से रिलेटेड नहीं है तो उसको मैंने अलग से ऐड कर दिया। इसके आगे जितने टर्म्स है वो सबके सब जो है वो जीपी में बनते चले जाएंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ईच साइड बीइंग 24 सेंटीमीटर। एक मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारे साइड जो है वो 24 है, तो ये 24, ये 24, ये 24। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को मीट करके मैंने एक और ट्राइंगल बनाया। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट्स को मैं मीट करता हूं, तो आपको मैंने ये चीज जो है वो ज्योमेट्री में भी बता रखी है दैट मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो आपका ट्राइंगल बनता है उसका जो पेरीमीटर होता है वो हाफ होता है। तो क्या ये 12 12 12 नहीं होगा, 12 12 12। सिमिलरली आप एक और ट्राइंगल बनाओगे एंड इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते चले जाओगे इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये आपका एक जीपी बन गया जिसका सम है फर्स्ट वाले का 72, सेकंड वाले का 36, थर्ड वाले का 18 एंड सो ऑन। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी होता है आपका a बाय 1 माइनस आर, यानी कि a है आपका 72 अपॉन 1 माइनस आर है आपका 1/2। आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 144। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है, बस आपको यहां पर थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। मुझे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 100 into 101। अब देखो इसमें बेसिकली मैं 1 2 3 4 को अलग करूंगा एंड जो एक्स्ट्रा 2 3 4 है उनको अलग कर लूंगा। मतलब आप किसी भी n टर्म को उठा के देखो, फर्स्ट टर्म क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला आपको ये नहीं दिख रहा क्या, n into n plus 1, भाई यही है ना, 2 into 2 plus 1 3, 3 into 3 plus 1 4। तो जब मैं सम की बात करूं, अब मैं इसको पहले तो ओपन कर देता हूं n स्क्वायर प्लस n, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इसका सम प्लस इसका सम हमारा फाइनली आंसर देगा। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स क्या होता है, n into n plus 1, n into n plus 1। ओके, स्क्वायर वाला टर्म आपको मैंने ऑलरेडी स्पेशल केसेस में बनाया था, n plus 1, 2n plus 1/6 है कि नहीं, प्लस n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n into n plus 1/2। ठीक है, अब इसमें मुझे बस सिंपली n की वैल्यू फाइंड आउट पुट कर देनी है। n है आपका 100 into 101 into 102/6 एंड ये आ जाएगा आपका सिमिलरली 100 into 101/2। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 343 400 आ जाएगा। बेसिक सा मैथ्स है, मुझे लगता नहीं मुझे आपको सॉल्व करके बताने की जरूरत है। ठीक है, आई होप आप ये वाला क्वेश्चन समझे होगे। अगर आप ये वाला क्वेश्चन समझ चुके हो तो आप इजिली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो भाई इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। इसमें देखो, आप जब ध्यान से देखोगे ना तो इसमें जो टर्म्स हैं आपके वो n into n स्क्वायर प्लस n into n plus 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डल रहा है। मतलब इसमें जो nth टर्म है वो आपका कुछ इस फॉर्मेट का है, n into n plus 1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो n a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आपका बन गया n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। तो देखो इंडिविजुअली मुझे इन तीनों का सम फाइंड आउट करना होगा। तो n क्यूब का फॉर्मूला सम क्या होता है, n into n plus 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस
2 इंटू एन स्क्वायर क्या होता है, एन स्क्वायर के टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, एन एन प्लस 1 बाय 2। आप जब इसमें सिंपली n की वैल्यू 1 बाय 1 करके पुट करोगे तो आपका यहां पर आ जाएगा टोटल n कितने हैं, n है आपका 20, तो यहां पर आप पुट कर दो 20 इंटू 21 बाय 2, यानी कि ये हो जाएगा 10, यानी कि ये हो जाएगा 210। सिंपली यहां से मुझे पता चल गया दैट फर्स्ट टर्म तो मेरी 210 हो गई, ये वाली 210 का स्क्वायर बेसिकली आपको करना है। तो जब आप 210 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 44,100। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली 44,100 ही लिख लेता हूं, 44,100 प्लस इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 2 3 जा 6 हो गया, एंड ये आ गया आपका n है आपका 20 इंटू 21 इंटू 2n, यानी कि 22 जा 40। ठीक है, 40 प्लस 1 इज 41, 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 3 7 जा। ठीक है, तो सिंपली आप इसको 20 इंटू 7 इंटू 41 करोगे तो 5740 आ रहा है ये। ठीक है, 5740, ये आ गया आपका 5740। सिमिलरली थर्ड वाला आ जाएगा आपका n प्लस 1 बाय 2, यानी कि 210। आप जब इन तीनों को ऐड कर दोगे ना, बेसिकली आपको 210 प्लस ये जो सेकेंड टर्म है 5740 प्लस 44100, तो आपका आंसर 50050, ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कुछ इससे रिलेटेड हम लोगों को एक और क्वेश्चन करना है, दैट इज 2 arithmetic means a1 and a2 and 2 geometric mean g1 and g2 and 2 harmonic mean h1 and h2 are inserted between h1 and h2 between any two numbers, then find the arithmetic mean between h1 and h2 हम लोगों को बोला गया है कौन से टर्म्स में होंगे। तो बेसिकली इसको करने का काफी ज्यादा सिंपल तरीका है। आपको ये चीज पता है दैट सिंपली मैं इसको क्या ये नहीं लिख सकता दैट a1 a2 एंड बी आर इन एपी। क्यों एपी में होंगे भाई, क्योंकि ये a1 एंड a2 जो है वो एरिथमेटिक मीन है। एम्स का मतलब हो गया एरिथमेटिक मीन a1 एंड a2। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं a1 माइनस a इज इक्वल टू a2 माइनस a। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म माइनस जो हमारा प्रीवियस टर्म होता है वो हमारा इक्वल होता है, तो b माइनस a2 मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, ये आप पहला इक्वेशन डाल लो। दूसरा इक्वेशन आप ये लिखो दैट a g1 g2 एंड b आर इन gp। अब ये gp में है तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि g1 बाय a विल बी इक्वल टू g2 बाय g1 इज इक्वल टू b बाय g2। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेशियो जो है वो सेम होता है। ये आपका इक्वल टू ए बी g1 b बाय g2 विच इंप्लाइज अस, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा g1 g2 इज इक्वल टू ए बी, g1 g2 इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन मुझे बोला गया है दैट a h1 h2 b आर इन hp, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये तीनों अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये चारों, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है दैट 1 बाय h1 माइनस 1 बाय a शुड बी इक्वल टू 1 बाय h2 माइनस 1 बाय h1। ये चीज मैंने आपको इनिशियली बता रखी है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। 1 बाय b माइनस 1 बाय h2, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा 1 बाय h1 प्लस 1 बाय h2। बेसिकली मैं सब a वालों को एक तरफ b वालों को एक तरफ कर रहा हूं, इक्वल टू 1 बाय a प्लस 1 बाय b इज इक्वल टू a प्लस b बाय ए बी। ठीक है, इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाय g1 g2। सिंपली मैंने बस इसको सॉल्व किया है यहां पर, एंड सॉल्व करने के बाद मैंने क्या किया है, सिंपली यहां पर पुट कर दिया। सो अब इनका एरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, एरिथमेटिक मीन हो जाएगा a1 प्लस a2 बाय 2g1 g2। क्वेश्चन काफी अच्छा था, बस इसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो टर्म्स हैं उसको एज इट इज जैसा दिया हुआ है वैसा आपको रख करके सॉल्व करते जाना है। ठीक है भाई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, a1 प्लस a2 बाय 2g1 g2। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। एरिथमेटिक मीन जो है वो अल्टीमेटली आप इस तरीके से सॉल्व करोगे दो टर्म्स का।
चलो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो बहुत ही इजी है, आपको बस खुद से एक बार ट्राई करो, जरूर से आप समझने की कोशिश करोगे। बेसिकली जो भी आपको समझना है ना वो इस वाले इक्वेशन में समझना है। अगर आप इस इक्वेशन को समझ चुके हो तब आपको ज्यादा कुछ ऐसा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। पिछले वाले रिजल्ट से ही मैंने चीजों को यहाँ पर पुट किया है। वाई? बिकॉज G1 G2 को मैंने AB ऐसे करके पुट किया। चलो भाई, तो ये इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ सारे के सारे जो टर्म्स हैं जो हम लोगों के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हम लोगों ने सब चीजों को सॉल्व कर लिया है। आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट एंड सबसे कम इंपॉर्टेंट आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब आपको यहाँ से क्या करना है, जो भी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो उसमें से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ दोज। आपको बस फॉर्मूला याद रखनी है एंड काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो चलो भाई, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।